नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात चुनाव पर मोदी के ओपिनियन पोल की बात आज होगी। गुजरात के वलसाड में कैंपेन के दौरान नया नारा दिया, साथ ही गुजरात चुनाव को लेकर अपने सर्वे के नतीजे लोगों से साझा किए। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के अपने दावे हैं, केजरीवाल अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास गुजरात की क्या इंटरनल रिपोर्ट है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है, मोदी का वोट मीटर क्या कहता है, देखिए। समस्त भारत देश અને વિશ્વ માટે એક વિશાળ વ્યક્તિત્વ એ છે આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી। नरेंद्र मोदी के होम ग्राउंड पर चुनावी मैच। गुजरात में मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान। मारा आदिवासी भाई बहनोए मारी साथे खभे खभो मिलावीने एक करी बतायु। कांग्रेस के साइलेंट प्रचार से होगा उलटफेर। એટલે મારે તમને થોડા સતર્ક પણ કરવા છે। ઘરે ઘરે જઈને કોંગ્રેસની સાजिशને નાકામ કરવાની છે આપણે। मोदी का प्लान एक एक कितना सॉलिड है। मोदी के फुल कॉन्फिडेंस का सिग्नल समझिए। આપણને સૌને સંબોધન કર્યું। गुजरात पर मोदी की भविष्यवाणी आ गई। नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन सरकार, यहाँ एक और एक मिलकर दो नहीं बल्कि एक के बगल में एक 11 की शक्ति धारण कर लेते। गुजरात पर मोदी का ओपिनियन पोल। हमने दिल्ली में जे वावड़ आवे पण ए ज आवे कि भाई गुजरातना लोकोए तो फरी एक बार भाजपनी सरकार बनाववानुं मन बनावी लीधुं छे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव में बड़ा दांव चल दिया। बीते दिन एक नए नारे से मोदी ने सभी विरोधी पार्टियों की काट खोज ली है। मोदी ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। एजेंडा ये कि चुनाव गुजराती अस्मिता पर लड़ेंगे। मुकाबला आउटसाइड बनाम आउटसाइडर्स बनाम गुजराती होगा। गुजरात का चुनावी टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। सियासी पिच पर खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया है। सभी टीमों के खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। टीम बीजेपी के कोच मोदी ने गुजरात के चुनावी टूर्नामेंट के लिए एक नया नारा बुलंद किया है। प्रत्येक गुजराती, चाहे मारो आदिवासी होय, चाहे मारो माछीमारी होय, चाहे शहर में रहतो है कि गामड़ा में रहतो होय, आत्मविश्वास थी भरेलो छे। अने એટલા જ માટે प्रत्येक गुजराती बोले छे, अंतर्मनનો अवाज बोले छे। प्रत्येक गुजरातना हૈયામાંથી नाद निकळे छे। कयो नाद निकळे छे? कयो नाद निकळे छे? भाइयों बहनों, अंदर मनमांथी निकळे छे अवाज। ए हूँ कहूं छुं, ए निकळे छे आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, मैं બનાવ્યું છે આ गुजरात, आ गुजरात। अगर मोदी के नारों का स्ट्राइक रेट देखें तो जबरदस्त है। चुनावी मैच में मोदी के नारे वाला शॉट विरोधियों को हमेशा भारी पड़ा है। नारा नंबर 1, अच्छे दिन आने वाले हैं, स्ट्राइक रेट 100%। नारा नंबर 2, हर हर मोदी घर घर मोदी, स्ट्राइक रेट 100%। नारा नंबर 3, मैं भी चौकीदार हूँ, स्ट्राइक रेट 100%। नारा नंबर 4, मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड, स्ट्राइक रेट 100%। नारा नंबर 5, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, स्ट्राइक रेट 100%। नारा नंबर 6, ये गुजरात मैंने बनाया है, स्ट्राइक रेट अभी तय नहीं। सरल शब्दों में समझे तो मैच से पहले नरेंद्र मोदी ने पूरा होमवर्क किया, विरोधियों की एक एक रणनीति को परखा और फिर उसका काउंटर तैयार कर लिया। इसे यूं समझिए, मोदी का नया नारा आउटसाइडर बनाम गुजराती अस्मिता से जुड़ा है। मोदी का ये नारा कहता है कि मैंने गुजरात बनाया, तो वो गुजरात की 6.25 करोड़ गुजरातियों को इसका सीधा क्रेडिट देते हैं। यानी गुजरात की विकास यात्रा में हर गुजराती का योगदान है। गुजरात में नया नारा देने से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बीजेपी वर्कर्स को सदर किया था।
વખતે કોંગ્રેસે નવી ચાલ ચાલ્યું એવું મને લાગે છે. મેં તપાસતો નથી કે પણ મને પહેલી નજરે લાગે છે. પહેલા તો કોંગ્રેસ વાળા હાકલા પડકારા કરે, જોઈ લઈશું ને પાડી લઈશું ને. હવે 20 વર્ષમાં પડ્યા નહીં એટલે મેં નવું કર્યું આપણે. અને એટલે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે. એમની જૂની જે ચાલાકીઓ છે ને એ ચાલાકીઓ ભરપૂર અજમાશ કરી રહ્યા છે. બોલ્યા ચાલે વિલા કરી રહ્યા છે. એટલે તમે છાપામાં ના આવતું હોય, પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના કરતા હોય, ભાષણ ના કરતા હોય, ભ્રમમાં ના રહેતા ભાઈ. સતર્ક રહેજો. આ કોંગ્રેસની નવી ચાલ છે અને બેઠી તાકાતથી એ નીચે ગુછવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. अब तक गुजरात में 2 टीमों के बीच भिड़ंत होती थी, लेकिन इस बार 3 टीमों के बीच मुकाबला है. गुजरात की चुनावी पिच पर टीम बीजेपी और टीम कांग्रेस का लंबा अनुभव है. दोनों टीमें एक दूसरे की कमजोर कड़ी को अच्छे से समझती हैं, लेकिन इस बार एक नई टीम की एंट्री हुई है, यानी टीम आम आदमी पार्टी. चुनावी भिड़ंत में तीनों टीमें भिड़ेंगी. यही वजह है कि चुनाव को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं. हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने ओपिनियन पोल के नतीजे जारी कर दिए हैं. તમે કોઈને પણ પૂછો, અમને દિલ્હીમાં જે વાવડ આવે એ પણ એ જ આવે કે ભાઈ ગુજરાતના લોકોએ તો ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે. ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે. એટલું જ નહીં, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવાનું મન બનાવી લીધું છે. मोदी के कॉन्फिडेंस की वजह उनका प्लान ए के है. वही प्लान ए के जिसके बलबूते मोदी को उम्मीद है कि रिकॉर्ड तोड़ विजय होगी. आज तक ब्यूरो. गुजरात बीजेपी अध्यक्ष आरसी पाटिल ने 182 सीटों में 182 सीटें जीतने का दावा किया है. तर्क सुनिए. तर्क यह है कि लोकसभा की 26 सीटों पर जीत का परचम लहराती है तो विधानसभा सीटों पर क्यों नहीं. लक्ष्य असंभव जैसा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी गुजरात में मिशन इम्पॉसिबल में जुटी है. वैसे गुजरात चुनाव मोदी की साख का सवाल भी है. चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि ब्रांड मोदी का सिक्का चुनावी बाजार में कितना खरा है. गुजरात का चुनावी दंगल कई मुद्दों पर लड़ा जा रहा है. सवाल यही है कि किन मुद्दों पर जनता अपना वोट डालेगी. मुद्दा नंबर 1, मुफ्त बिजली. चुनावी मौसम में मुफ्त बिजली का वादा किया गया है, लेकिन क्या अपनी राय बनाते वक्त वोटर इसे महत्व देगा. आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली का दांव खेला है. दूसरा मुद्दा, किसान वोटर. गुजरात चुनाव में किसान वोटर एक बड़ा फैक्टर है. किसान जिस पार्टी की तरफ झुकेगा उस पार्टी के लिए जीत की राह उतनी ही आसान होगी. तीसरा मुद्दा, आदिवासी वोटर. आदिवासी वोटरों की अच्छी तादाद है. चुनावी दंगल में ताल ठोक रही पार्टियों की किस्मत तय करने में ये वोटर बड़ी भूमिका निभाएंगे. चौथा मुद्दा, सत्ता विरोधी लहर. लंबे अरसे से गुजरात में बीजेपी की सरकार है. अब वोटर एक बार फिर बीजेपी की सरकार चुनते हैं या फिर अब की बार उलटफेर करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है. यहाँ आपको ये समझना है कि गुजरात का चुनावी टूर्नामेंट बहुत अहम है. ये चुनाव तय करेगा कि गुजरात में तीसरी पार्टी की एंट्री होगी या फिर मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच होगा. अगर मुकाबला 3 पार्टियों के बीच हुआ तो 2024 के महामुकाबले का दृश्य एकदम अलग हो सकता है. यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है. संबोधित करवा माटे आदरणीय वडाप्रधान श्री यहाँ उपस्थित रहा. जिस तरह से हम पिछले कुछ महीनों में गुजरात के कोने कोने में जा रहे हैं, टीवी चैनल वाले भी जनता से बात कर रहे हैं, गुजरात एक बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है. बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है. पहली बार लोगों को एक सार्थक विकल्प नजर आ रहा है. गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी. गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी. बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है. आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है. बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात. कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर. अब तक 2 पार्टियों के बीच टक्कर होती थी, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब के बाद
गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला तैयार है, लिहाजा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का तोड़ निकाला है। गुजरात में बीजेपी के सीएम चेहरा तो भूपेंद्र भाई पटेल है, लेकिन कमान मोदी ने संभाल रखी है। मोदी ने विपक्ष की रणनीति को काउंटर करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसे यूं समझिए, चुनावी मैच में टीम कांग्रेस का पूरा फोकस किसान और आदिवासियों पर है। जिस तरह 2017 में कांग्रेस ने अपने एके प्लान के दम पर अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी प्लान एके पर गांव-गांव में काम कर रही है। मतलब आदिवासी और किसान वोटरों को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। मोदी ने 2017 के नतीजों से सबक लेते हुए इस बार अपना पूरा चुनावी कैंपेन आदिवासी और किसानों के इर्द गिर्द केंद्रित कर रखा है। बीते 2 महीनों में मोदी 14 दिन गुजरात में रहे। इस दौरान मोदी ने क्या किया और क्या कहा, बहुत गौर से सुनिए, आपको पता चलेगा कि आने वाला मुकाबला कैसा होगा। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। बीते 8 वर्षों से यही भावना हमारे प्रयासों को ऊर्जा देती रही है। आज से कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। दरअसल गुजरात में करीब 15% आबादी एसटी है और 27 सीटें आरक्षित हैं। अगर नतीजों को देखें तो साल 2017 में कुल आरक्षित 27 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ 9 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 15 सीटें। इस बार बीजेपी आरक्षित सीटों पर ऐतिहासिक जीत की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ साल 2017 में बीजेपी ने शहरी इलाकों की 39 में से 35 सीटें जीती थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों की 143 में से 64 सीटें ही जीती थी। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस किसानों पर है। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। मतलब ये कि मोदी ने होमवर्क पूरा कर लिया है। किसानों और आदिवासियों के बीच लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या किसान और आदिवासी वोटरों के बीच बीजेपी अपनी पैठ बना पाएगी? आज तक ब्यूरो। तो जनजातीय क्षेत्रों में क्या प्लान है पीएम का, वो आपने देख लिया। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र की इस खबर की तरफ, क्योंकि बड़ी खबर ये है कि दरअसल बड़े पैमाने पर यहां पर अफसरों का तबादला हुआ है। महाराष्ट्र में 118 पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें डीसीपी, एसपी, एडिशनल सभी का तबादला हुआ है। डीसीपी, एसपी, एएसपी तक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़े पैमाने पर सरकारी जो पुलिस अफसर है उनके तबादले के जरिए बड़ा फेरबदल, नई सरकार में आने के बाद इसे सबसे बड़ा अभी तक का फेरबदल कहिए। एक बार फिर से रुख गुजरात का करते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे पहले एके प्लान, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि गुजरात में इस बार लड़ाई जोरदार क्यों होने जा रही है। क्यों गुजरात 2022 का जो गुजरात का चुनाव है वो पिछले चुनावों से इस बार अलग है। क्यों मोदी को नारा लगाना पड़ रहा है, ये मेरा गुजरात। तो सुनिए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने अभी से जीत का दावा ठोकना शुरू कर दिया। पहली बार गुजरात के चुनावी मैदान में ओवैसी उतरे हैं। उन्होंने मोदी के नए नारे पर सीधा प्रहार किया है। गुजरात में इस दफा चुनाव बिल्कुल अलग ढंग से लड़ा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ उसके सामने 3 पार्टियां खड़ी हैं। नंबर 1 कांग्रेस पार्टी, नंबर 2 केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, नंबर 3 ओवैसी की एआईएमआईएम। पीएम मोदी के सामने गुजरात में न सिर्फ 27 सालों का शासन बचाने की चुनौती है,
बल्कि उन्हें कांग्रेस से लेकर केजरीवाल और केजरीवाल से लेकर ओवैसी तक का तोड़ निकालना है। और इसीलिए पीएम मोदी ने गुजरात में नया नारा दिया है, मेरा गुजरात। लेकिन इस नारे पर सबसे पहले प्रहार किया है गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी ने। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम के नए नारे पर ओवैसी। इस गुजरात को डांग के आदिवासियों ने बनाया, इस गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया, इस गुजरात को उस बन्नी के उस चरवाहों ने बनाया, इस गुजरात को समंदर के तूफानों में जाकर वो मल्ला जो मछली पकड़ता है उसने गुजरात को बनाया। अरे गुजरात पहले से था और मोदी जब थे जब भी है और उनके बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये प्रधानमंत्री का बोलना कि गुजरात को मैंने बनाया, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, गुजरात में एक चीज मोदी ने बनाई, वो है मोरबी का ब्रिज उन्होंने बनाया जिससे 150 लोगों की मौत हो गई। यकीनन बनाया आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया, आपने माया जाल दिखाया। हम आपको बता दें कि 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी पहली बार 1995 में सत्ता में आई, उसे 121 सीटें मिली। फिर 1998 में बीजेपी ने 117 सीटें जीती। साल 2002 में बीजेपी को 127 सीटें मिली। साल 2007 में बीजेपी ने 116 सीटें जीती। साल 2012 में बीजेपी ने 115 सीटें हासिल की। साल 2017 में बीजेपी 99 सीट जीत पाई। लेकिन इस बार 27 सालों की चुनावी परंपरा को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का दावा ठोकना शुरू कर दिया है। 1 मार्च से हमारी सरकार बनेगी। 1 मार्च से आपके बिजली के बिल मैं भरूंगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। 1 मार्च के बाद आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। दिल्ली में दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलती है, 0 बिजली का बिल आता है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद आपका भी 0 बिजली का बिल आएगा, 24 घंटे बिजली आएगी। केजरीवाल एक तरफ तो गुजरात में दिल्ली मॉडल का ढोल पीट रहे हैं, दूसरी तरफ वो ओबीसी वोटरों पर भी जोरे डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को सीएम का चेहरा घोषित कर गुजरात के 48% ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में खींचना चाहा है। केजरीवाल सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों पार्टी वाले मिलके काम करते हैं, दोनों पार्टी एक साथ है, तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस वाले चुनाव के बाद इनके पास चले जाएंगे। सारे जने मिलके मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, एक मौका मांग रहा हूँ। आपने इनको 27 साल दिए, मुझे केवल 5 साल देके देखो, अगर पसंद नहीं आए तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देना। आप पार्टी जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के जिन्होंने प्रचार किया, अब उनकी हवा निकलती जा रही है। उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद और उनकी हवा निकल गई है। ओवैसी को सिर्फ और सिर्फ गुजरात के करीब 10% मुस्लिम वोटर दिखाई पड़ रहे हैं। अक्सर ओवैसी पर वोट कटवा, बीजेपी की टीम बी, ऐसे आरोप लगते रहे। लेकिन गुजरात में ओवैसी के टारगेट पर सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल है और इस चुनावी जंग में ओवैसी केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहकर पुकार रहे हैं। इस बार गुजरात में ओवैसी भी बड़ा गेम करने की तैयारी से आए। ओवैसी को गुजरात में मुसलमानों की 9.67% आबादी दिख रही है। हम आपको बता दें कि गुजरात में 34 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की हिस्सेदारी 15% है और 21 विधानसभा सीटों पर 20% है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि ओवैसी गुजरात में बड़े वोट कटवा साबित हो सकते हैं। लोग आकर हमसे कहती हैं कि मजलिस के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे ही अर्ज कर रहा हूं कि 27 साल से गुजरात में भाजपा कामयाब हो रही है और मजलिस पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में लड़ रही है। तो बताइए 27 साल से जिस कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया,
क्या वो भाजपा से मिली हुई थी या उसने भाजपा से कोई सौदा कर लिया था कि हम और तुम लड़ते रहेंगे और तुम 27 साल तक इलेक्शन जीतते जाओ। ओवैसी के निशाने पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, बल्कि वो केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताकर गुजरात में अपनी नई पॉलिटिकल पारी खेल रहे हैं। एक और पार्टी आई है, उसका नाम कोई किसी ने अच्छा रखा, भी मैंने सुना। क्या नाम रखा कि छोटा रिचार्ज उसका नाम रखा गया। यही किसी ने कहा था अभी, किसने कहा छोटा रिचार्ज? हाँ, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको। भारत में जो नोट है 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 500 की, 2000 की, उसमें महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और फोटो लगा दिया जाए। उसने कहा कि किसी और फोटो लगाना चाहिए और फोटो लगाएंगे तो नौकरियां आ जाएंगी। कैसे नौकरियां आ जाएंगी? छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है कि नहीं नहीं, मैं छोटा मोदी नहीं, मैं बड़ा मोदी हूं। अब बीजेपी के सामने कांग्रेस भी है, केजरीवाल भी हैं और ओवैसी भी है। ऐसे में किससे फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन सच यही है कि अब की बार गुजरात का चुनाव जरा हटकर है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। देव दीपावली आज मनाई जा रही है। आखिर पौराणिक कथाओं में इस देव दीपावली का महत्व क्या है, इससे जुड़ी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, आइए देखते हैं देव दीपावली पर जगमगाती काशी की कहानी। काशी नगरी इतनी भव्य, इतनी दिव्य नजर आ रही है, मानो सृष्टि का सारा आलोक समेटकर आसमान के तारे भगवान शिव और मां गंगा की आरती के लिए धरती पर उतर आए। महादेव की काशी के इस रूप के आगे स्वर्ग का रंग भी फीका है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली के दिन सृष्टि के 33 कोटि देवी देवता काशी में मां गंगा के घाटों पर स्नान के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा नदी में मिट्टी के दीपक जलाकर प्रवाहित किए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में स्नान करना और नदी के किनारे दीप दान करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो देव दीपावली पर अगर आप भगवान शिव का दर्शन करते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं और पवित्र नदी के किनारे दीपदान करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आप देव दीपावली में अगर शामिल होकर अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं तो वो मनोकामना आपकी पूरी होती है। वैसे तो काशी की पहचान काशी विश्वनाथ यानी महादेव से होती है, पर दुनिया के लिए देव दीपावली काशी की दूसरी पहचान बन गई है। आज देव दीपावली पर मोक्ष नगरी वाराणसी के 84 घाट लाखों दियों से जगमग हैं। माना जाता है कि ये दिए भगवान शिव के पराक्रम का सम्मान है। एक पौराणिक कहानी काशी को दीपोत्सव और देवाधिदेव शिव से जोड़ती है। देखिए आपने देव दीपावली की चमक, लेकिन कल इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 15 दिनों के अंतराल पर यह दूसरा ग्रहण होगा। इसके पहले बीते 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था। भारत में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। ऐसी मान्यता है कि सभी प्रकार के जो ग्रहण है उसका जीवन पर असर पड़ता है। ये देखते हैं कैसे, कब लगेगा ये
पूर्वी हिस्से में दिखाई देगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। आंशिक ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा। कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, रांची और गुवाहाटी में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 8 नवंबर को दोपहर में ही हो जाएगी, लेकिन शाम को चांद निकलने के बाद ही ये दिखाई देगा। इसकी शुरुआत दोपहर में 1:32 पर होगी। भारत में चांद निकलने के साथ ही ये दिखाई देगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम 7:26 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण के शुरू होने से 9 घंटे पहले लगेगा, यानी इसकी शुरुआत सुबह 9:21 पर ही हो जाएगी। भारत के अलावा चंद्र ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। वैज्ञानिक रूप से इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है और वैज्ञानिकों को ऐसी घटनाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।